अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज ईद के दूसरे दिन हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं GNN न्यूज़ और व्यू पॉइंट के तवस्सुत से। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ईद के दिनों में भी हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कार्रवाइयाँ थी वो जारी रहीं और सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को 48 घंटे में ना खोला गया तो फिर अमेरिका जो है ईरान पर मज़ीद हमले करेगा, ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देगा। जबकि ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो फिर ईरान भी रिएक्शन देगा और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अमेरिका का उसको तबाह कर देगा। इस सारे तनाजुर में अब सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ईरान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को निहायत कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। इसराइली शहरों को निशाना बनाया गया, फिर अमेरिकी तैयारों को तबाह किया गया, अमेरिका के लड़ाका तैयारों को तबाह किया गया। अब ये जो बड़ी कामयाबी ईरान को मिली है, इसके बाद अमेरिका और इसराइल को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद क्या अमेरिका इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त अमेरिका की जानिब से दे दी गई है। जो आयद पाबंदियां थी उसको ख़त्म करने के हवाले से बात हो रही है। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये जो अमेरिका की जानिब से इक़दाम किया गया है ये सिर्फ एक नफसियाती हरबा है। अब तमाम तर ग्लोबली अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी सिनेरियो से देखा जाए तो कीमतें किस कदर बढ़ सकती हैं, क्योंकि कौम को ये कहा गया है कि कौम तैयार रहे, तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आप बात करेंगे, ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ईरान की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसराइल जो है इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसराइली शहर डिमोना और उराद में बड़ी तबाही मचा दी गई है। नेतन्याहू परेशानी में मुब्तला है। इस सारे तमाम तर मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जमानाने पाकिस्तान दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया है, जो जवाबी कार्रवाइयाँ दी गई हैं? इसराइल के अंदर जो है इस वक्त नहायत परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन इस परेशानी की सूरत हाल के साथ साथ नेतन्याहू ये भी बात कर रहे हैं कि हम मजीद भी आगे कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस तमाम तर सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि धमकी की सियासत या धमकी की जंग ये चल नहीं रही। ये जंग अब मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करती जा रही है और मुख्तलिफ ज़ावियों के अंदर ये नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये भी देखने में आया कि जिस वजह से पूरी दुनिया को आपने ट्रेड टैरिफ वॉर के अंदर धकेल दिया, रूस से तेल खरीदने की पादाश के अंदर, आज उसी रूस और उसी ईरान जिसके ऊपर 47 साल पाबंदियां लगाई गई तेल बेचने के ऊपर, आज उसी को कहा गया कि आप तेल बेच लें, जो मर्जी करें। यानी कि ये जंग विल बी फंडेड बाय अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका। ये कितनी अजीब बात है। और जहां तक ताल्लुक है इसके जाविये, तो आप इसको सिफारती सतह पे देख सकते हैं। अमेरिका तन्हाई का शिकार हुआ, इजराइल तन्हाई का शिकार हुआ। जिस इजराइल के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता था, आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें यूरोपियन ममालिक शामिल हैं, अपने सफीर वहां से वापस बुला लिए गए हैं। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सियासी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप तनाई का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब नेतन्याहू और उसकी काबीना तनाई का शिकार हो गई है, कूट पड़ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और मुआशी सतह के ऊपर जो नुकसानात हैं, और सबसे बड़ा ये कि एक भ्रम टूट जाए। अब्दुल्ला भाई, भरम तो टूट रहा है उनका, लेकिन ये फरमाइएगा कि इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं, वो जो इसराइली शहर दमूना और अराद में ईरान के जवाबी हमले हुए हैं और जो एटमी उनके प्रोग्राम हैं उस पे भी, एटमी रिएक्टर्स पे भी इतलात हैं कि ईरान ने हमले किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनको ईरान से इस रद्द-ए-अमल की तवक्को थी? क्योंकि वहाँ इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और काफ़ी परेशान है अब तो वो लोग। देखिए, अभी तक IAEA की जानिब से ताबकारी फैलने के तो बात सामने नहीं आई, लेकिन हमें ये मालूम है कि उनके डिमोनो के ऊपर बाकायदा मिसाइल का हमला हुआ, जिसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाई कर रहा है और ये बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी है। यही वजह है कि ईरान के प्लांट्स के ऊपर हमला करने का डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है। इससे क्या होगा, जब आपके अंदर ईरान अगर ऐसे बिजली घरों के ऊपर जो मशरिक वस्ता के अंदर मौजूद है, खास तौर पे खलीजी ममालिक में जहां गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं, तो अगर उनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमला होता है
तो उसके नतीजे के अंदर पूरे के पूरे मुल्क कलैप्स कर जाएंगे। उनका तमाम इंटरनेट, सोशल मीडिया और उनके बैंकिंग सेक्टर्स और जो आईटी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है अपने सिस्टम की, वो तमाम का तमाम स्टैंड जीरो पे आ जाएगा, जिससे मेरे ख्याल में एक ऐसी तबाही आएगी जो शायद अमेरिका और खलीजी ममालिक बर्दाश्त ना कर पाए। अब दूसरी जानिब जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हम आबनाए हुर्मुज खोल दो, नहीं है तो हम तुम्हारे बड़ी तबाही के तुम तैयार हो जाओ, तो क्या कर लिया? असल में तो स्टीव वेटकॉफ यही तो कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हैरान इस बात के ऊपर है कि ईरान उसकी ताकत के सामने सरनगू नहीं हो रहा। देखें, जो लोग अल्लाह को मान लेते हैं, अल्लाह की ताकत को सामने सर तस्लीम खम कर लेते हैं, उनको दुनियावी ताकतें ज़ेर नहीं कर सकती। इसके अंदर एक और पहलू भी है, और वो ये पहलू है कि जब जहां लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूं कि ईरान की कुछ लीडरशिप जो थी वो बहुत सारे मुसलमानों की कातिल है, तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना, उनके सामने रखना चाहूंगा कि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो वो बताएं कि जब गजा के अंदर कत्ले आम चल रहा था तो उन ममालिक के सुफरा उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कैसे रखे हुए थे? क्या ये कत्ल फिर बाकी लोग भी इसमें शामिल थे? जब ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे तो उस टाइम पे खामोशी, क्या फिर भी मुसलमानों के कत्ले आम में ये तमाम ममालिक शामिल थे या नहीं शामिल थे? देखें, अब सूरत हाल बड़ी एक गंभीर होती जा रही है। डिएगो गार्सिया जो कि एक अड्डा है अमेरिका का जहां तकरीबन 70% B-52 तैयारों की खेप मौजूद है, इसके ऊपर कल 2 मिसाइल के हमले किए गए हैं, और जो पूरे इस टाइम पे मगरिब के लिए तशवीश का बायस बने हुए हैं, और पूरी जगह यही बात डिस्कस हो रही है कि अगर ईरान के सबसे करीबी इलाका जो डिएगो गार्सिया से है वो भी 2400 किलोमीटर है, और अगर 2400 किलोमीटर के ऊपर अब्दुल्ला साहब, इस पे मैं जरा तफसील से आपसे बात करना चाहूंगा खास तौर पे, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो रूस ने गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया, इस ऐलान को आप किस नजर से देखते हैं? इस ऐलान का मतलब तो बड़ा वाज़े है कि रूस एक सुपर पावर है और अमेरिका को चैलेंज कर रही है, और साथ ही साथ ये है कि इस टाइम पे रूस ने तमाम फायदे हासिल कर लिए अमेरिका से, और इस जंग के होने वाले जो इसके पहलू हैं उसमें विंडफॉल प्रॉफिट्स, यानी कि इंतहाई बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स उनको रूस को अभी तक मिल चुके हैं। तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा वो इन चंद दिनों में कमा चुके हैं, और अपने तेल की तरसील। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, जिस रूस से अमेरिका डराता आया, जिस रूस से यूरोप घबराता रहा, आज वो मजबूर हो जाएंगे कि रूस की गैस और रूस का तेल वो इस्तेमाल करें, जिससे अमेरिका मजीद सिफारती तन्हाई और इसी तरीके से एक सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएगा, और रूस और यूरोप की कुर्बतें बढ़ जाएंगी। नतीजा ये होगा कि रूस जिस तरह से ये धमकी दे रहा है ये बेमानी नहीं है बल्कि बामानी धमकी है। असल में रूस ने पहले भी न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर ये कहा था कि अगर आप ये न्यूक्लियर ऑप्शन अपनाएंगे तो फिर उसके बदले में पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। ये बात बड़ी वाज़े है कि रूस ने जो ये बात कही है, इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में रूस अपने बहरी बेड़े इस खित्ते में ला सकता है, बशर्ते कि अगर अमेरिका ये अपने बहरी बेड़े दोबारा अगर इस खित्ते में लाने की कोशिश की, या ऐसी हौलनाक तबाही की कोशिश की जिससे ईरान और इस पूरे खित्ते के अंदर आग लग जाए, तो रूस ये चाहेगा कि वो एक मसीहा बनकर इस मैदान में कूदे, ताकि गल्फ कंट्रीज को वो ये पैगाम दे सके कि अमेरिका तो तुम्हारा कोई दिफा न कर पाया, अलबत्ता अब हम तुम्हारा दिफा करने के लिए तैयार हैं। ऐलान किया है सर, आप समझते हैं कि अगर चाइना भी ऐसा कोई ऐलान कर सकता है, बराह रास्त सपोर्ट करेगा ईरान को? अमेरिका की हार इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि वो रूस को और ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दे, और आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए चीन से दरखास्त कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि चीन और रूस, जो कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे वो भी 2 सुपर पावर्स हैं, और दुनिया के अंदर अगर 3 सुपर पावरों का तनासब निकाला जाए तो 66% अब्दुल्ला साहब तकरीबन इन दोनों ममालिक का बन जाता है। अब्दुल्ला साहब, आप जरा वापस आ जाते हैं ये उसी मौजू पे, ये फरमाइएगा कि ये जो ईरान ने इतवार वाले दिन ये ईद पे बड़ा सरप्राइज दिया है, 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल जो है ये दागा है, तो आप क्या समझते हैं
कि ये जो मामला है सारा, क्या इनको ये नहीं पता था कि ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है? आपने बड़े मजे की बात कही है। देखें, बात यह है कि अमेरिका को अगर पता होता कि अफगानिस्तान में जाने का क्या मतलब है, तो अमेरिका वहां से भागने का रास्ता कभी ना अपनाता। इसका मतलब यह है कि इनको कुछ पता नहीं था। ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों की तरह है, जहां पूरी दुनिया इनके सामने ढेर हो जाती है और ये सबको बांध के ले आते हैं। लेकिन सच का मैदान कुछ और है। सच का मैदान यह है कि ना अमेरिका के पास एंट्री की कोई स्ट्रेटेजी थी और ना एग्जिट स्ट्रेटेजी मौजूद है। दूसरी जानिब उनकी इंफॉर्मेशन इंतहाई नाकिस थी, और ये इतनी इंफॉर्मेशन नाकिस है कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि मेरे वालिद उस वक्त आईएसआई के सरबराह थे, और जनरल हमीद कुल जब एक वहां अमेरिका के दौरे के ऊपर उनको बुलवाया गया, जो बात की बात नहीं सॉरी, उस टाइम पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे। तो उस टाइम पे जब वो अमेरिका एक काम से उनको भेजा गया ज़िया-उल-हक साहब की जानिब, तो वहां जो उनका एक डेस्क ऑफिसर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर, वो एक जनरल ऑफिसर था। तो जनरल साहब ने उससे सिर्फ ये पूछा कि क्या आप कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आए हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं तो आया नहीं हूं, मैं तो रिपोर्टों के ऊपर सिर्फ काम करता हूं। तो कहा कि बेहतर यह है कि आप पाकिस्तान आए। और जब वो पाकिस्तान आया तो आप यकीन माने उसके ख्यालात में 180 डिग्री का फर्क आया। इसका मतलब यह है कि ये जो कहते हैं इनका अमली तजुर्बा कोई नहीं है, ना इनको इंफॉर्मेशन थी, ना उनकी सलाहियत का इल्म था, और ना ही उनको ये पता था कि ये किस तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन सर, दुनिया तो हैरान है ना, अमेरिका और यूरोप तो इस बात पे हैरान है। इसराइल में तो ये बड़ी इस वक्त ज़ेर बहस है कि ईरान के पास ये मिसाइल आया कहाँ से? क्या रूस और चीन ने उसकी मदद की या उसने खुद डेवलप किया? नहीं, ऐसे तो देखें, रूस और चीन क्या एकदम उनको उठा के भेजता है? ईरान यही तो कह रहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। देखें, बूट्स ऑन ग्राउंड का उनको पता है कि मुश्किलात हैं, एयरफोर्स उनकी नहीं थी। उन्होंने ये जो पिछले इतने अरसे किया, उन्होंने अपनी पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाई, जेर जमीन सेटअप्स बनाए और बहुत मजबूत बनाए, और इतने कि कोई दुनिया का बम या मिसाइल उन तक नहीं पहुंच सकता। GBU-57 इस्तेमाल किए, कोई हासिल नहीं हुआ। बंकर बस्टर्स इस्तेमाल किए, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी यकीनन, लेकिन इसमें 4 चांद जो लगाए हैं, वो मेरे ख्याल में रूस और चीन की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रिसीजन हिटिंग बताती है, यानी कि डिएगो गार्सिया के ऊपर जो हमला हुआ, उसके अंदर से 2 मिसाइल में से 1 मिसाइल हिट किया, और इसका मतलब यह है कि 2 उन्होंने अलामती तौर पर चलाए, सिर्फ ये बताने के लिए कि वी हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो ये इस बात को वादे बता रहा है कि एक तीसरी छोटी मिनिएचर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर अब मजीद मुमालिक ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर जिस तरह से सदर ट्रंप को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी सदर का वो अहदाफ नहीं मिले या वो मकासद नहीं मिले ईरान में जो वो हासिल करना चाहता था। एक तरह से अमरीका ये जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 65% अमरीकी ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर बड़े ज़मीनी हमले कर सकता है। इस हवाले से हमने देखा मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि मशरक़ वुस्ता में फ़ौजें पहुँचाई जाएंगी, शायद उनकी तादाद 50,000 के करीब हो सकती है। फिर एक्सपीडिशनरी यूनिट जो हैं वो वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद कोई ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। इस मामले पर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है? देखिए, इज्जत आनी जानी चीज है, आदमी को ढीठ होना चाहिए। ये अमेरिका के ऊपर पूरा लागू हो रहा है। अब जहां तक जमीनी फौज का ताल्लुक है, अमेरिका ने जिस जिस जगह जमीनी फौज भेजी, मां सवाए हजीमत और रुसवाई, उसके अलावा उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। Correct. अभी तो कैजुअल्टी रेट बहुत कम है, लेकिन जब कैजुअल्टी रेट बढ़ जाएगा, आप देखें एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, या मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दे दूं, अफगानिस्तान में गए थे तो वहां की हुकूमत इनके साथ खड़ी थी, और वहां प्रो अमेरिका एक सेंटिमेंट मौजूद था। ईरान में ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। जमीनी फौज अगर भेजेंगे तो खित्ते के अंदर मौजूद तमाम जिहादी ग्रुप और तमाम ऐसी कुव्वतें जो कि अमेरिका के हवाले से अच्छे जज्बात नहीं रखती, वो इनके साथ शामिल हो जाएंगे। कत्लेआम होगा, और ऐसा कत्लेआम होगा कि फिर अमेरिका को समझ नहीं आएगी, नतीजा वही निकलेगा
कि आप जो अफगानिस्तान में निकला, अगर ईरान के अंदर जहां अवाम उनकी खून की प्यासी है, आप अवाम के साथ कैसे जंग जीतेंगे? पहले तो बताएं कि आपने माजी में कौन सी जंग जीती है। इसलिए मसला यहां सिर्फ इतना सा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी कॉलिंग फॉर ए जिसको कहते हैं ना कि अपने मौत के परवाने पे दस्तखत करने के मुतरादिफ होगा। अच्छा सर, यही वजह है कि सर ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया ईरानी सफारतकारों को, तो क्या मिडल ईस्ट जो है उसके ममालिक भी अब इस जंग में बराह रास्त शामिल होने जा रहे हैं? अगर ये शामिल हो गए, इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि अमेरिका तो चाहता ही यही है कि ये ममालिक शामिल हो जाएं, ताकि वो कोई बहाना बना के इन्हीं के ऊपर डाल दे कि जनाब मैं तो देखे ना आपको बचा रहा था, लेकिन आपने अब क्योंकि खुद कार्रवाई करने का मौका कर लिया है, इसलिए अब मैं भाग रहा हूं। जैसे ये मुमालिक होंगे, अमेरिका यहां से भागने की करेगा कि चलो मैं तो जनाब ये जंग जीत गया, अब तो ये अरबों की जंग है, आपस में लड़ने दो। इसका एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि अगर अभी तो वो हमले हो रहे हैं अमेरिकन अड्डों पे, फिर इनके अड्डों पे होंगे, क्या अरब दुनिया इतनी तबाही और बर्बादी का खमियाजा जो भुगत सकेगी, या उनके अंदर इतना हिम्मत हौसला है, या उनके जब पावर प्लांट्स के ऊपर निशाना बनाया जाएगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर निशाना बनाया जाएगा, पानी की किल्लत हो जाएगी, बिजली की तरसील खत्म हो जाएगी, उनके जो बुनियादी मेन जो तिजारती मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, तो क्या ये अरब दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अरब दुनिया को भी मालूम है। अच्छा सर, $1 बिलियन क्वेश्चन जो है, जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, बराए मेहरबानी उसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान जो है क्या वो इस वक्त अरब ममालिक के लिए मसीहा बन सकता है? क्योंकि अमेरिका बहादुर तो पैसे भी ले रहा है, उनकी हिफाजत भी नहीं कर रहा, उल्टा उनकी अमेरिका की वजह से उन पे हमले भी हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के लिए इस सारे मामले में कोई बेहतरी हो सकती है? किस्मत बहादुरों के साथ हुआ करती है, और पाकिस्तान को कुछ मजबूत फैसले करने पड़ेंगे, जैसे कि खित्ते के अंदर मौजूद खुल के ये बोलना पड़ेगा कि आपने अमेरिका की यारी देख ली और उनकी दिफाई सलाहियत को भी जांच लिया, अब आप हमें मौका दें, हम आपकी दिफाई मामलात को देखेंगे। 60,000 फौजी भेजना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-2 साल भी अगर हम अपने सिपाहियों और अफसरान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दें, तो 60,000 फौजी हमें इन जो 21 अड्डे थे इनके ऊपर भेजने में कोई मसला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान खुलेआम बोले कि आप दुनिया में जहां मर्जी से पैसा लाते हैं ले आए, पाकिस्तान आपको इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर 200 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर का दुबई ये काम कर सकता था, अगर ब्रिटिश केमन आइलैंड और वर्जन आइलैंड ये काम कर सकते हैं, अगर स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक्स ये काम कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? लेकिन फैसला ये करना पड़ेगा कि हमने क्या अमेरिका के हवाले से अपना मौकफ वही रखना है जो अभी तक हम चल रहे हैं। हमें बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस बोर्ड ऑफ वॉर में तब्दील हो गया, और ये अब इसके अंदर कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि इस सारे ईरान के वाक़े में हम भूल गए हैं कि गजा के अंदर अभी भी बमबारी जारी है। हम भूल रहे हैं कि मस्जिद अक्सा जो है उसको बंद कर दिया गया है। हम भूल रहे हैं कि पीट हेग्सेट जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं उसने खुलेआम थर्ड टेंपल बनाने की बात कही है, मस्जिद अक्सा की शहादत के हवाले से बातें कही गई हैं। तो ये तमाम बातों को अगर हम रखेंगे तो यकीन माने कि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खुशी की नवीद है और इतनी बड़ी मैं समझता हूं कि कामयाबी है जो शायद हमारी नस्लें भी इसके ऊपर फख्र करें। इसलिए पाकिस्तान को ये फैसला करने की घड़ी है, और यही फैसला मैं आखिरी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा इस बात पे, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, FATF, ये तमाम का जो कवानीन और ये जो तमाम इदारे बनाए गए अमेरिका के काले करतूत और अनलॉफुल एक्ट को लॉफुल बनाने के लिए ये इस्तेमाल किए गए थे। उनकी तमाम इलीगैलिटीज को लीगल बनाने के लिए और दुनिया पे दबाव डालने के लिए किए गए थे। याद रखिए,
आज से चंद साल बाद आपको, या शायद अब कुछ अरसे के बाद आपको, ये इदारे दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। इसलिए दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान शुड कम अप स्ट्रांगली। मैं नहीं कह रहा कि आप हमले कर दें, लेकिन आप अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन करें, वाज़े दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें कि तुम्हारा इजराइल हमें काबिल कबूल नहीं, तुम्हारे वॉर जो तुमने कोर्ट ऑफ पीस है उसमें तुमने तमाम वादे झूठे कर दिए। बड़े और अहम फैसले कर रहे होंगे इस तमाम तर जंग के सिनेरियो में। शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जंग में अमेरिका के लिए बड़ा धचका, 16 फाइटर तैयारे तबाह होने का इंकशाफ। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईरानी रिएक्शन और जवाबी कार्रवाइयों के बाद इसराइल और अमेरिका जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स जो ये बताती हैं कि अमेरिका जो अहदाफ हासिल करना चाहता था ईरान में उसमें नाकाम हो गया है, जबकि ब्लूमबर्ग ने भी ये दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के और इसराइल में जो अहदाफ को निशाना बनाया उसको नहायत कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिका के कई तैयारे तबाह हो चुके हैं और कई जंगी जहाज़ भी तबाह हो चुके हैं। इस सारे मामले में बात करते हैं इसराइल और अमेरिका को जिस सेटबैक का सामना करना पड़ा है, इस सारे सिनेरियो में सिचुएशन जो है वो क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, इस मामले में बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान ने जो रिएक्शन या जो जवाबी कार्रवाइयाँ उनके सामने आई हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं अमेरिका इसराइल के लिए कितना बड़ा सेटबैक है और ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग से बढ़ के अब ये एक खित्ते की जंग और बदकिस्मती से दुनिया के लेवल के ऊपर उसकी माशी असरात जो हैं वो एक दुनिया के लेवल के ऊपर फैल चुके हैं। अब ये सिर्फ इन 3 मुल्कों की जंग नहीं रह गई। इन 3 मुल्कों ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं की कि खित्ते को, पूरे मिडल ईस्ट को और उसके बाद फिर मगरबी एशिया का जो खित्ता है इसके अंदर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के बाकी हमसाया ममालिक भी आते हैं, उनके ऊपर किस किस्म के ख़तरात हैं। इससे आगे बढ़ के फिर जो दुनिया की मईशत के ऊपर और फिर छोटे मुल्क पाकिस्तान जैसे, और उसके बाद आगे फिर आप बात कर लीजिए बांग्लादेश, फिर इंडिया में तो फिर थोड़ी सी सख्त है, आगे जो थाईलैंड इस वक्त, लाओस, कैम्बोडिया, ये तमाम ममालिक जो हैं जो कि तेल की इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, उन पे क्या असरात आ रहे हैं। इसके बाद फिर असरात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा फूड शॉर्टेजेस हैं, फिर उसके बाद बाकी एनर्जी के ऊपर मामलात हैं, फिर उसके बाद जो जिस तरीके से कि AI का काम चल रहा था, जो कि चिप्स बनाने का है, माइक्रो प्रोसेसर्स का, वहाँ पे क्या असरात आएंगे, ये सब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होती तो मामलात बहुत हद तक इस पूरी दुनिया की मईशत के लिए कसाद गुजारी का मामला क्रिएट कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा धचका होगा दुनिया की मईशत को। तो ये सिर्फ जंग इस वक्त 3 मुल्कों की नहीं है, इस वक्त दुनिया भर की ये जंग बन चुकी है। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि आपका हमेशा जो तज़किया होता है बड़ा हकीकत पसंदाना होता है। ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका अब ये सवाल है कि क्या अमेरिका किसी भी सुबकी से बचने के लिए कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? इस पे सर ज़रा रोशनी डालें, आप क्या समझते हैं? देखिए, 3 दर्जात हैं यहाँ से आगे अमेरिका के लिए। वो ये है, जाहिर है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो वो अपने आप को जब अगर यहाँ से जंग से निकालना चाहेगी तो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई कामयाबी का जाहिर करके उसके बाद ही निकल सकती है। अब वो इस हद तक अमेरिका यहाँ के फंस चुका है कि वो बगैर कामयाबी के, जिसको वो विक्ट्री डिक्लेयर करें, पहले ख्याल ये था लोगों के शायद वो ट्रंप की जिस तरह की आदत है, तबीयत है, वो किसी भी वक्त विक्ट्री डिक्लेयर करके तो कहेगा हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिया और कह के वो साइड पे निकाल देगा। लेकिन जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया के अंदर जो तज्जियात हो रहे हैं, जो दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, खासतौर पर उसके जो कंपेटिटर मुल्क हैं, रूस और चीन उनमें शामिल हैं, वो भी बड़े गौर से अमेरिका के अमल को देख रहे हैं। तो जब इन चीज़ों को देखा जाता है तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा बगैर एक कामयाबी को, जिसे कहते हैं कि उसमें मोहर सब्त करते हुए। अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि अमेरिका इसके बाद जो अफवाज ला रहा है, ज़मीनी अफवाज, उनको किसी न किसी शक्ल में खार्क आइलैंड मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है आमतौर पे, वहाँ पे या छोटे किसी जजीरे के ऊपर, इन 2-3 जजीरों के ऊपर कोई कब्जा करके ये जाहिर करे या ये बावर कराए कि उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और ईरान के जितने भी 90% जहाँ से कि उसका तेल एक्सपोर्ट होता है उस जजीरे पे काबू कर लिया और वो सब इनके कंट्रोल में है, ईरान अमेरिका के कंट्रोल में, उससे वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन क्या
ईरान उसको वहां पे फिर ये कह के रहने देगा, या ईरान वहां पर भी उसकी अफवाज के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ा अमल उठा लेगा, जिस तरीके से कि आर्टिलरी, क्योंकि वो करीब होगा ना ईरान के, जी। तो इसलिए उसके लिए जो कुछ अभी वो मिसाइलों से कर रहा है वो शायद आर्टिलरी फायर में उस वक्त आ जाए, तो ये भी एक मुश्किल मरहला है। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरह से उनका F-35 एक गिरा दिया, अब F-16 की खबरें आ रही हैं, तो अगर ईरान इतने नामसाद हालात के बावजूद इतना उनको नुकसान पहुंचा रहा है और इसराइल पे भी हमले कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो किसी जजीरे पे जो करीब तरीन हो उनको कब्जा करने देगा? हाँ नहीं, तो वही तो कह रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किया जा सकता है। ये नहीं है कि अमेरिका में काबिलियत नहीं है करने की, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बात ये होती है कि हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है ना, तो क्या अमेरिका उस लेवल की कीमत अदा करने के लिए तैयार है? अच्छा सर, हमने उसमें देखा जाहिर है कि ईरान का जो जवाब है या जो रिएक्शन है, ये एंटिसिपेटेड नहीं था कि ईरान इतना सख्त जवाब देगा। अब जाहिर है अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है, इसराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो अभी अब जो ज़मीनी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि 50,000 के करीब फौजी जो है मशरक़ वस्ता में तैनात कर दिए जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो है वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर जो हकायक हैं इस तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले टाइम में ज़मीनी कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की जानिब से की जा सकती हैं। इनफैक्ट सदर ट्रंप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि इस हवाले से अगर ज़मीनी कार्रवाइयाँ करते हैं तो वो मीडिया को पेश की तौर पर इत्तला नहीं देंगे। तो सर क्या समझते हैं कि फिर आने वाले टाइम में ये तासुर लिया जा सकता है कि अब आगे फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल मिलकर करेंगे और ईरान उसका मुकाबला करेगा? हाँ बेटा, मैं पहले वाली मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद पहला ये था कि खारका आइलैंड का मैंने जिक्र किया था। दूसरी जो पॉसिबिलिटी जो बल्कि जो करनी पड़ेगी उनको, वो ये है कि जो हुर्मुज है उसको किस तरीके से वापस दुनिया के लिए फ्री शिपिंग के लिए खोला जा सकता है। ये बहुत बड़ी सुबकी होगी अगर हुर्मुज उसी तरीके से बंद रहे, ईरान उसको बंद रखे या उसके ऊपर अपना रूल्स और रेगुलेशन लगा दे, तो उसके बाद फिर अगर उस वक्त उसी हालत में जिसमें आज है हरमुज, उसी तरीके से अगर वो छोड़ के चला जाता है अमेरिका, चाहे वो खर्क पे कब्जा कर भी ले और उसके बाद वो किसी थोड़ी देर के लिए करे, उसके बाद फिर निकल जाए, तो ये चीजें तो उसको फेस सेविंग तो दे सकती हैं, लेकिन जो हॉर्मस की जो क्लोजर है वो उसके लिए बहुत बड़ी हजीमत है अमेरिका के लिए, तो उसको कुछ ना कुछ वहां पे मामला करना पड़ेगा आमतौर पे ऐसी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि हॉर्मस जो है ये इंटरनेशनल वाटरवे है। इस वाटरवे को दुनिया के लिए खोलना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका ने अपनी जिद बना ली है कि हम इसको, अमेरिका को तो शायद यहाँ इतना खोलने का फायदा भी इसका ना हो। हाँ होगा लॉन्ग टर्म में जाके, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, फिर वो बाकी जैसा मैंने कहा फूड शॉर्टेजेस हैं, बाकी चीजें, तो उनको इसका असर तो आएगा, लेकिन इन डिलेड टाइम फ्रेम। तो पहली कोशिश ये है, क्योंकि दुनिया के आगे इस वक्त उनकी अपनी साख की बात है कि वो चाहेंगे कि इसको हम किसी तरीके से जरूर खोल। आमतौर पे ऐसी सिचुएशन के अंदर दुनिया के बाकी ममालिक आ जाते हैं और आके मिलके और कोई एक अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में या किसी और शक्ल में कोई ऐसा मामला होता है जिससे कि मामला को रफा दफा किया जाता है। उसके लिए ईरान का भी तैयार होना बहुत लाजमी है, सिर्फ अमेरिका अपने तौर पे नहीं कर सकता जी। अच्छा सर, एक खबर ये भी है कि अमेरिकी B-52 बमबार जो हैं वो बरतानिया से ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं और ईरान पे कोई बड़ा हमला हो रहा है क्योंकि उनके पास 20 जो बंकर बस्टर बमों का जहीरा है। देखिए बंकर बस जितनी बॉम्बिंग हुई है ईरान पे, और अब इस तरह की तो कंटिन्यू करते रहेंगे वो लोग भी, B-52 से गिराएं या B-1 से गिराएं या B-2 से गिराएं या F-35 आके वहां पे करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब बमबारी उनके ऊपर तो हो रही है ना, होती रहेगी जब तक। अच्छा अब वो कहाँ पे उन्होंने कहाँ पा के क्या बचा के रखा हुआ है, कितना बड़ा, इतना बड़े मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट किया हुआ है चीजें, एक हिली टेरेन है, हिली एरिया है, कहाँ चट्टानों के नीचे उन्होंने अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, कहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है। देखिए ईरान जो अपने तौर पे अपना अभी तक जवाब दिए जा रहा है, कोई और मुल्क इतनी मार सह नहीं सकता जितनी ईरान ने सही है। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बावजूद फिर ये काबिलियत और ये कि जवाब देते रहना, मिसाइल चलते रहना, तो उन्होंने पूरे का पूरा अपना बंदोबस्त टनल्स के थ्रू और निज़ाम को इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसके वजह से वो ये काम कर रहा है। तो ईरान अपनी हद तक तो अभी जो खड़ा है और जवाब भी दे रहा है, तो ये उसकी हिम्मत है और उसकी बड़ी इसके अंदर उसकी यानी काबिले सताइश चीज है उसकी कि वो अभी तक खड़ा हुआ। आमतौर पे बाकी ममालिक जैसे मैंने कहा कोई इस तरह खड़ा नहीं हो सकता, तो वो तो बॉम्ब मारते रहेंगे, B-52 से गिरे या किसी और चीज, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हमारा अगला सवाल ये है कि क्या जिस तरह आपने पहला सवाल किया था कि क्या वो किसी वक्त कोई न्यूक्लियर ऑप्शन के, देखिए न्यूक्लियर भी होगा तो न्यूक्लियर ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया को तबाह कर दे। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन यानी जिसका कि मिसाल के तौर पे 2 किलो टन, 4 किलो टन, 5 किलो टन का, अगर वो समझे कि मैं इसका दायरा सिर्फ तेहरान या उसके आसपास के शहरों तक या बड़े चंद शहरों तक रख सकता हूँ,
लेकिन उसके असरात तो फिर सालों रहते हैं और बड़ी दूर दूर तक फैलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उस लेवल पे कभी भी जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले उसके पास 2-3 चीजें हैं, ऑप्शन हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, उनको वो जरूर कोशिश करेगा। जहां तक आपका सवाल था जहाज गिरने की और ये वो, या इतने गिर गए, वो हो गया वो हो गया, देखिए जहाज अगर गिर रहे हैं तो जहाज जंग में जब जाएंगे तो गिरेंगे, इसमें तो कोई उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो चीज इस्तेमाल की जा रही है, उनका ख्याल था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर काफी एरियाज के अंदर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, एयर डिफेंसेस ईरान के दबा दिए हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं पे कोई उनके पास ऑप्शन होती है जिसको आप टेक्निकल टर्म में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम, ये बिल्कुल लो स्पीड लो रेंज पे होते हैं, ये इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहरहाल इफेक्टिव तरीका है, एक है तरीका, पाकिस्तान के पास भी है, दुनिया भर में ये सबसे पहला तरीका यही होता है किसी जहाज को एंगेज करने का। तो जहां उनका ख्याल था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर वहां पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। कहीं ना कहीं पे ईरानी इस किस्म के हथियार भी लेके बैठे हैं जो कि शॉर्ट रेंज पे उनको नीचे से फायर करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा जो तो सब बिल्कुल ये दिस इज पार्ट ऑफ द वॉर जी। अच्छा सर, ये इतवार को जो ईरान ने तजर्बा किया सजील मिसाइल का, ये कितना खतरनाक है और उसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, अच्छा वो जाहिर है कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म से, किस तरीके से बनाई गई हैं, क्या उसको कहाँ कहाँ पे क्या खतरात हैं, कहाँ पे इंटरसेप्शन हो सकती हैं, तो वो जब भी इंटरसेप्शंस का होता है तो अपना ट्रैक चेंज करता है, ताकि अगर जो किसी ने लॉन्च किया है उसको मारने के लिए, तो उस बैलिस्टिक लॉन्च है अगर, तो वो उसको मिस कर जाए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और स्पीड जो जो उसके फायर करते हैं, जो 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 उसको स्पीड को देने वाले होते हैं, रॉकेट इंजन जो होते हैं, तो वो जब रॉकेट इंजन फायर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पे एंगल जाहिर है कि थोड़ा बदलता है, उससे वो लगता है कि जैसे वो डांसिंग मिसाइल आप कह रहे हैं। जो बड़ी तब्दीली, जो बड़ी चीज़ नजर आई है वो ये है कि 4000 किलोमीटर तक ईरान अपने मिसाइल्स को फायर किए, डीगो गार्डशा में फायर किए, गालिबन आज भी उन्होंने शायद 1 या 2 फायर किए हैं। तो मेरा ख्याल है वो एक ख्याल नहीं था कि वो 2500 किलोमीटर से ज्यादा की किसी रेंज में कोई मिसाइल रखता है, लेकिन पता ही चला कि नहीं, उनके पास ये मिसाइल्स हैं जो कि 4000 किलोमीटर तक ट्रेवल करके गए हैं। तो ये एक यूनिक कैपेबिलिटी है जो ईरान के पास है। और उन्होंने, तो अगर ये सोचा जाए कि अगर ईरान ने वो जो मिसाइल रजीम जो थी, मिसाइल कंट्रोल टेक्निकल कंट्रोल रजीम, MTCR कहते हैं उसको, वो जब उसको टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जब उससे वो क्रॉस कर चुका था बगैर बताए हुए, 4000 किलोमीटर तक चला गया था। आमतौर पे दुनिया के जो MTCR है, जो कि यूनाइटेड नेशन या डिसआर्मामेंट के नीचे है, वो कहते हैं कि 2500 से ज्यादा ऊपर मत जाओ आप। हमें भी यही हमारे ऊपर कैद है कि हम 2500 से ज्यादा किलोमीटर का मिसाइल नहीं बना सकते, उससे ऊपर जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि हम जा रहे हैं। तो ये ईरान 4000 तक चला गया था। तो क्या इसका मतलब है कि अगर उनको ये ना सामने आता तो क्या वो न्यूक्लियर के अंदर भी आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने 90% पे पहुंच जाना था एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए? तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं हमारे सामने, ईरान की भी जो कैपेबिलिटीज हैं उसकी, साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल की जो कंबाइंड मुसीबतें और मुश्किलें हैं इस वक्त, कि ईरान किसी भी तरीके से गिवन करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले ये वो तमाम चीजें जो कि हमारे सामने जब आती हैं तो हमें आजकल की जो कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर है, उसके बारे में मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो जाहिर होकर सामने सर, इस जंग के पेश नज़र हमने देखा है कि ईरान के ज़ाहिर है हमसाया ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और सऊदी अरब की जानिब से अपने सिफारतकारों को हुक्म जारी किया गया कि ईरान को छोड़ दें। तो अब आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में भी कोई क्लैश आ सकता है, और इस सारी सूरत हाल पर आप क्या तबसरा करेंगे? ये तनाज़ा आपको शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है? अगर शिद्दत इख्तियार करेगा तो बहुत इस खत्ते की तो फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं मुकम्मल तौर पे इस जंग में उलझ जाएगा। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया की तरफ, सऊदी अरेबिया बड़ा मुल्क है, यानी सऊदी अरेबिया ईरान के मसावी एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। ये कतर नहीं है, ये UAE नहीं है, ये बहरीन नहीं है, ये कुवैत नहीं है, और जो कि छोटे मुल्क होने की वजह शायद ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब ने बड़ी अपने आप को, जिसे कहते हैं हौसले के साथ अपने आप को रखा हुआ है रोक के, क्योंकि और बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा उस पर हमले अब शुरू हो गए हैं। तो अगर सऊदी अरबिया आता है किसी भी शक्ल में जंग के अंदर, तो फिर ये जंग यहाँ रुकेगी नहीं। फिर पाकिस्तान का भी रोल है, फिर तुर्की का भी रोल है, फिर किन किन का रोल इसमें आएगा। और फिर तो वो जो इसराइल और ईरान चाहता है, इसराइल और अमेरिका जो चाहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क, अब हम उसके बाद जंग में हो या ना हो, ये इस्लामी मुल्क ही काफी हैं आपस में एक दूसरे को तबाह करने के लिए। हम तो फिर वो कर पाएंगे और कर देंगे। चौधरी साहब, एक जो सवाल बहुत ज्यादा
ज़बान ज़द आम है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जितने ये मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, वो यूएई हो, सऊदीया हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सब ने अरबों डॉलर्स अमेरिका को दिए अपनी हिफाजत के लिए, और अमेरिका ने अड्डे भी वहाँ बनाए कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अब उन्हीं की वजह से उनको ईरान निशाना भी बना रहा है, तो फिर अमेरिका बहादुर जो है उनसे पैसे भी ले गया, हिफाजत भी नहीं की। तो क्या इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? क्या वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे? इमरान साहब, बात ऐसी है कि देखिए, एक तो मैं बार बार अपने तज्जियात के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे जगह पे होते हैं, एक तो ये कि अमेरिका तबाह बर्बाद भी हो जाए, ट्रंप का कख ना रहे, इसके बावजूद जो ईरान मार खा रहा है या जो मुस्लिम ममालिक खा रहे हैं, उसमें तो कमी नहीं आई। बिल्कुल। तो हम अमेरिका की जो हजीमत है उसके ऊपर जितने मर्जी शादियाने बजा लें, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बिल्कुल ठीक। उस बर्फ का हमने मदावा करना है ना, हमें अमेरिका को सेलिब्रेट तो नहीं करना है कि अमेरिका तबाह हो गया, पता लगे हम भी साथ साथ तबाह हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा मसला अमेरिका का नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त उन्होंने बेशक पैसे दिए, उसकी वजह क्या थी? यानी कभी भी इन गल्फ कंट्रीज का ईरान के साथ तल्लक और तारीखी तौर पर कभी भी ठीक नहीं रहा ना, बिल्कुल सही। हमेशा नहीं। यानी ये तो एक दो आमने सामने खड़े होने वाले इलाके थे दोनों। ईरान का जो रुझान रहा है, जिस किस्म से अपना रियासती रुझान, वो मुख्तलिफ था इन जगहों से जो कि इन लोगों का रहा है। उसमें अमेरिका तो बाद में आता है। जब आपको ये पता लगा कि हम तो इस मुल्क के, ईरान के आगे खड़े होने के तैयार नहीं है, तो आप भागते गए किसी ऐसे मुल्क के पास कि उसको कहा कि अच्छा आप हमारे पास आ जाए और आप हमारी हिफाजत करें। तो उन्होंने उनको मिला लिया साथ, वो मिलना चाह रहे थे, मिल गया आके। वरना यही ईरान था ना रजा शाह पहलवी के नीचे भी, बिल्कुल यही मसलक था, सब कुछ यही था। ठीक है, उस वक्त तो इतना मसला नहीं था, उस वक्त तो सब एक तरह से यकजान होकर चल रहे थे ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें तो बदलती रहती हैं। तो ये जो मशरक़ वस्ता का अमेरिका पे इन्हिसार है, ये बहुत पुराना है, तेल की वजह से था, बहुत ज्यादा तेल की वजह से इन्हिसार था। और उसकी वजह से जब तेल उन्होंने वहां पे ढूंढा, तो उसके बाद उनको अपने ही इंटरेस्ट को दिफा करने के लिए अपनी वहां मौजूदगी जरूरी थी। और उन्होंने महसूस किया कि ये शायद जो शयूख हजरात हैं, जो शेख हैं यहाँ पे, वो शायद, या ये मुल्क इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं रखते, पॉपुलेशन नहीं रखते कि अपना दिफा कर पाएंगे। और इस सारे तनाजुर में ईरान की जानिब से भी बारहा ये कहा जा रहा है किसी भी अपने हमसाया ममालिक के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल को निशाना बना रहे हैं, या वो भी अपने डिफेंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में सूरत हाल क्या बन रही है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्रंप की जानिब से ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त क्या ज़ाहिर करती है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस की तनसीबात पर हमलों के बाद इस वक्त ऑयल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और अमेरिका ने भी पेट्रोलियम की कीमतों में काबू रखने के लिए ईरानी तेल पर जो आयद पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी हैं। जबकि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक नफसियाती हरबा है जो अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम तर सिनेरियो पर बात करेंगे। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियाँ हटाई गई हैं ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत पर, इसको किस तरह से देख रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका का अगला जो कदम है वो क्या है? जी, ये ग्लोबल मार्केट्स का जो एक्सपेक्टेड नेगेटिव रिएक्शन है ऑयल प्राइस की अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज पे, वो ट्रंप साहब के एलाइज के ऊपर उसका बहुत असर आ रहा है, और उनको यूरोप से, इंटरनली फाइनेंशियल मार्केट से, यूएई से, गल्फ से प्रेशर्स आ रहे हैं। तो उसको वो पॉलिटिकली कुछ सॉल्व करने के लिए वो इस तरह के जेस्चर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें नंबर्स को देखना है। ईरान की जो तकरीबन 1 मिलियन बैरल की प्रोडक्शन है ऑयल की, उसका 90% सिर्फ एक कस्टमर है, और वो है चाइना। सो बेसिकली ईरान को ऑयल बेचने के लिए तो सिर्फ 10% बचता है, तो वो तो वैसे भी बिक जाता है। हाँ, गैस उनकी जो है उसके अंदर खासी गुंजाइश है, अगर सैंक्शंस रिमूव होती हैं तो मुल्कों को जाएगी। लेकिन जब तक वॉर की अनसर्टेनिटी रहेगी, इस तरह के ऐलान से कोई खातिर खा फायदा मार्केट्स के अंदर प्राइसिंग, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी मुझे नहीं दिखाई देता कि होगा। लेकिन ये सिग्नल जरूर चला गया है कि इस वक्त देयर इज सम पैनिक इन वाशिंगटन। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान ने जो ये फैसला किया कि अमेरिकी डॉलर की बजाय जो लोग चीनी युआन में
बिजनेस करेंगे, तेल खरीदेंगे, उनको इजाज़त होगी। इससे आप क्या समझते हैं, डॉलर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि ये एक बड़ा उनका स्ट्रेटेजिक, आई वुड से मेजर फैसला है जो कि दुनिया की मालियाती जो डीलिंग्स है उसको चैलेंज करता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका 90% तेल ऑलरेडी चाइना खरीदता है और युआन में खरीदता है और बार्टर में खरीदता है, उनको जवाबन चीज़ें देता है। तो उनका एक कंफर्ट जोन चाइना के साथ डीलिंग का डेवलप हो चुका है और उनको मज़ीद युआन चाहिए ताकि वो उनसे मज़ीद ट्रेड कर सकें। जो हमारे ममालिक हैं, ये सख्त अल्फाज है, लेकिन हमारे जो अरब ममालिक हैं बेसिकली वो एक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के अंदर है, जहां वो जो तेल प्रोड्यूस करते हैं अंडर द एग्रीमेंट वो सिर्फ यूएस डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जो पैसा कमाते हैं वो दोबारा यूनाइटेड और यूरोप के अंदर री इन्वेस्ट हो जाता है, उनके हाथ में है कुछ नहीं। ईरान ने ये जो एक अनाउंसमेंट करके उसको चैलेंज कर दिया और दुनिया में ऑलरेडी आप देखें, अब वो यूनिपोलर जो दुनिया थी इकोनॉमिक एंगल में, दफाई की मैं बात नहीं कर रहा, अब मल्टीपल पोलर है और चाइना एक हकीकत है। तो आई थिंक ईरान ने फाउंडेशन रख दी है कि ये पेट्रो डॉलर्स की मोनोपोली जो है वो अगले 5-7 साल के अंदर टूटनी चाहिए और ईरान ने फोर फ्रंट पे एक ऑफर दे दी है। सर मुझे जी अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो LNG का नुकसान हुआ है कतर में, और कतर तो ये कह रहा है कि ईरान के हमलों के बाद पैदावारी सलाहियत 5 साल के लिए 17% ख़त्म हो गई है, तो आप क्या समझते हैं इसके नतीजे में क्या आलमी सतह पे कोई बहरान बढ़ेगा तवानाई का? जी बिल्कुल बढ़ेगा। आलमी सतह पे तो इतना शायद ना बढ़े, लेकिन एशिया में और ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो LNG पे टोटली कतर पे इन्हिसार कर रहे थे। अगर कतर की प्रोडक्शन कम होती है तो प्राइस ऊपर जाएगी, इसके अलावा सप्लाई की प्रिडिक्टेबिलिटी नीचे जाएगी। सो ये जो जितने ममालिक हैं हमारे, जापान है, चीन है, हिंदुस्तान है, कोरिया है, पाकिस्तान है, इन सब के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जो UAE और अरब ममालिक हैं उनके पास तो अपना ईंधन जलाने के लिए है। सो ये कतर की अपनी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा मेजर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कतर दुनिया का पर कैपिटा वाइज रिचेस्ट कंट्री बन गया था बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस ऑफ LNG अवेलेबिलिटी और सेल। लेकिन अभी कतर के ऊपर प्रेशर्स बड़े क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोबल बहरान खाली LNG से मैं प्रिडिक्ट नहीं करता। हाँ, अगर ऑयल प्राइस बढ़ती जाती है, जैसे कि ब्रेंट जो है वो ऊपर जाता है और जो दुबई का क्रूड ऑयल है और ओमान का है वो $150 के आसपास है, वो मुझे ज़्यादा वरीसम लगता है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बाज़ लोग जो हैं खासतौर पे माहिर माशियात, उनका ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान को इजाज़त देना इस बात की गमाज़ी करता है कि ज़हनी तौर पे ट्रंप जो हैं वो अब शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। जी ये सर्टनली बैकफुट पे गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बेतहाशा है, उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई है। उनका ख्याल था 4-5 दिन के अंदर ईरान घुटने टेक देगा। उन्होंने हिस्ट्री ना पढ़ी है, ना गालबन उनके एलाइज ने पढ़ी है कि एक मुल्क जो 8 साल इराक के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, जो 40 साल से सैंक्शंस को डील कर रहा है, तो उनके अंदर इदारे बन चुके हैं, रेजिलियंस है, और ये कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है कि जहां आप आके कब्जा कर लें। ये 93 से 100 मिलियन लोगों का मुल्क है, उसकी एक तारीख है। सो वो जब रेजिलियंस बढ़ती गई है और दुनिया में अब उनके ऊपर प्रेशर्स आने शुरू हुए हैं माशी, तो अब वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर सिग्नल है कि अब वो क्या रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वहां से हमें तो तेल आता नहीं, तो हम उसके ऊपर क्यों कंसर्न हो, जिनको आता है वो उसको डील कर लें। मीनिंग के जनाब अब मेरे बस से बात निकल रही है। लेकिन डर ये है कि जाते जाते वो कुछ एरेटिक काम ना कर दें, खर्ज आइलैंड पे ना कर दें, या कुछ मेजर उनकी सप्लाई लाइंस के ऊपर कार्पेट बॉम्बिंग ना कर दें। उससे फिर ईरान जो है वो फिर कोई सीज फायर का मामला ख़त्म हो जाएगा और ये रिटेलिएशन लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। ये दुनिया को
बहुत खतरा है। सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा ग्लोबली तेल और गैस का बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि तेल और गैस की कीमतें मज़ीद आगे जाके बढ़ाई जाएगी, अभी बढ़ाई भी गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम तैयार रहे। तो क्या समझते हैं इस सारे तनाजुर में हमारी मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और क्या लाहे अमल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बनाने की ज़रूरत है, इस मामले पर भी बताइएगा। जी देखिए, एक चीज हमें रियलिटी से छुपना नहीं चाहिए, डिनायल में नहीं रहना चाहिए। हम 85% पेट्रोलियम की चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं और हमारे पास अभी ऑल्टरनेट सिस्टम्स नहीं है। हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट आना ही आना है। पिछली हुकूमत ने भी ये गलती की थी कि उन्होंने ग्लोबल जब ऑयल प्राइसेस 110 पे गई तो उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं की, पॉपुलिस्ट सियासी डिसीजन लिया जिससे बजट का खसारा बढ़ गया और इवेंचुअली इन्फ्लेशन हाथ से निकल गई। अभी भी ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मेरे हिसाब से वजीर आजम को 3 काम अनाउंस करने चाहिए थे कि मैं कुछ जो लोड है हुकूमत बेयर कर रही है, हमने टैक्सेस की जो आपकी PDL है उसके अंदर कमी कर दी है, वो हमारा हिस्सा है। कुछ हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, आप जो है कम से कम वो 50 रुपए तो और बढ़ती दिख रही थी कीमत। अच्छा सर, अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका बहादुर जो है, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में वैसे तबाही है, उनके काम जो है सब रुके पड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर भी कह रहा है कि मुझे भी पैसे दो, तुम्हारी हिफाजत पे मेरा बड़ा खर्चा आ रहा है, तो जंग में मुझे पैसे चाहिए। देखिए, आपने ये मॉडल जो मैंने कॉलोनाइजेशन की बात की, इकोनॉमिक, ये उसी की बात है कि जी हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं, हम आपका तेल निकाल रहे हैं, हम आपका बेच रहे हैं ऑयल दुनिया में, तो आप इतने ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में करें। आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ओहदा संभाल के जो पहला विजिट किया था, वो सारी ये कतर से एक जहाज तोहफे में लिया, इकोनॉमिक प्लेजेस ली, सऊदी अरेबिया गए। अब सवाल यह है कि अगर वहां पर तेल की प्रोडक्शन गिरती है तो वहां पे तो रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, तो वो कैसे ऑनर करेंगे वो कमिटमेंट्स, और जो एक ओवरऑल हवा था कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको बचा लेगी, आपने देख लिया है कि वो जितने बेस है वहां से तो अमेरिकन फौजी ऑलरेडी निकाल लिए गए हैं। सो उन्होंने अब ये गल्फ स्टेट को पहले भी सोचना चाहिए था। अब तो रिफ्लेक्शन का टाइम है कि पैसे दे के सिक्योरिटी नहीं आती है। सिक्योरिटी के लिए आपको एक खुद अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ लानी पड़ती है। अगर आपके पास इक्विपमेंट है, हथियार है, जहाज है, लेकिन आपके पास फौज होनी चाहिए जो उसको चला सके, जिसकी ट्रेनिंग हो, जिसके अंदर समझ हो। इन्होंने एक आइलैंड क्रिएट कर दिया था कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे पास पैसे हैं। अब ये उसमें से हवा निकल रही है। आई थिंक इट्स ए हाई टाइम कि अरब्स उस पर रिफ्लेक्ट करें, ना कि एक पुराने मॉडल पे फंसे रहे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिकी सदर इस वक्त बौखलाहट आ रहे हैं। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के तैयारों को निशाना बनाया और अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, हमारे साथ मौजूद है, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।